अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में मेंटल हेल्थ को जिस्मानी सेहत से भी ज़्यादा अहम समझा जाता है। इसकी वजह यह है कि इंसान की जिस्मानी सेहत उसकी दिमागी सेहत से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में भी मेंटल हेल्थ के सिलसिले में अब खासा शऊर आता जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे ज़हनों में कुछ सवालात हैं, कुछ शकूक व शुबहात हैं। हम लोग साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से कतराते हैं। मेंटल हेल्थ को एक स्टिग्मा समझते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा कोई मसला हो, तो इस बात को छुपाया जाता है। इन सवालात के जवाब के लिए हमने आज लाहौर के मुमताज़ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर शफ़क़त हुमा साहब को दावत दी है। डॉक्टर शफ़क़त हुमा साहब ने अपनी इब्तिदाई क्वालिफ़िकेशन पाकिस्तान से हासिल की और उसके बाद वो साइकियाट्री की आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गए। आजकल लाहौर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ माहिर तालीम भी हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने छुट्टी के दिन वक़्त निकाला और सुबह के वक़्त इस पॉडकास्ट के लिए हामी भरी। शुक्रिया जी, आपके बुलाने का बहुत-बहुत शुक्रिया। और ज़हनी सेहत के हवाले से कोई भी एक्टिविटी हो, तो उसके लिए हमेशा हाज़िर रहते हैं। दिस इज़ व्हाट वी और डू। थैंक यू। जी, आप बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आज की जो हम पॉडकास्ट है, ये बेसिकली हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो स्टेरियोटाइप्स हैं लोगों के दिमाग में, जो कुछ जी, सवालात हैं, हम उस सिलसिले में कर रहे हैं। सबसे पहला और अहम जो सवाल है वो ये है कि मैं क्योंकि एक लेमैन हूँ और मुझे ये पता है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में ये फ़र्क होता है कि साइकोलॉजिस्ट थेरेपीज़ करते हैं और साइकियाट्रिस्ट आपको जी, दवा भी देते हैं। तो जी। कैसे पता चले कि आपको किसके पास जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है जी आपका। सबसे पहले जो आपने ये डिस्टिंक्शन बताई है, जो उनमें फ़र्क होता है, वो जेनेरिकली ऐसे ही है। तो साइकियाट्रिस्ट का बेसिक बैकग्राउंड मेडिकल होता है। सो वो बीमारी की तशख़ीस और बीमारी का इलाज और इलाज के सिलसिले में जो दवाइयाँ तजवीज़ की जाती हैं, वो साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट का बैकग्राउंड नॉलेज फार्माकोलॉजी का होता है, एनाटॉमी का होता है, जो जिस्मानी उसकी वजूहात होती हैं, उनको उनको पहले से वो पढ़े होते हैं, उनकी ट्रेनिंग इसी चीज़ में होती है। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इंसानी दिमाग और बिहेवियर, माइंड और उसके बारे में वो पढ़ते हैं। वही है कि वो दवाइयाँ तजवीज़ नहीं कर सकते करते। जो उनका इलाज का तरीका है वो बातों के ज़रिए होता है, जिस तरह साइकोथेरेपी होती है। उमूमी तौर पर ये दोनों मिलकर एज़ अ टीम काम करते हैं मरीज़ की बेहतरी के लिए। और जाना जो है वो किसके पास है, दैट इज़ किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना इज़ द गुड पार्ट, के चले जाएँ। वो जो हैं वो उनको फिर गाइड कर लेते हैं कि साइकोलॉजिस्ट अपनी असेसमेंट के बाद उनकी पूरी लेने के बाद वो समझते हैं कि इनको दवाइयों की भी ज़रूरत है और उस दवाइयों के ज़रिए इनका इलाज करना ज़रूरी है। वो रेफ़र कर लेते हैं साइकियाट्रिस्ट की तरफ। साइकियाट्रिस्ट पूरी तशख़ीस के बाद और अपनी असेसमेंट के बाद अगर वो समझते हैं कि इनको किसी ख़ास किस्म की साइकोलॉजिकल थेरेपी की ज़रूरत है, तो वो साइकोलॉजिस्ट की तरफ उनको रेफ़र कर लेते हैं कि उनकी बीमारी के इलाज में मदद दे सकें और मरीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अच्छा यानी बेसिकली यही है। और मतलब बाकी अ, कोई भी चूज़ कर लें, किसी के पास भी चले जाएँ, मेरा तो यही होता है कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इज़ टू, आपने फरमाया कि स्टिग्मा भी है और ये भी है, वो कहीं चले जाएँ, तो फ़ायदा उनको दोनों से ही मिल जाता है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है क्योंकि मेरा जब भी साइकोलॉजिस्ट से जब भी बात हुई है या कभी भी किसी साइकियाट्रिस्ट से भी बात हुई है, तो वो हमेशा यही कहते हैं आपको हमारे पास आना चाहिए। लेकिन आपका ये कहना है कि किसी के पास भी जाएँ, बस जाएँ सही। जी हाँ, और उसकी जो वजह आपने बताई कि आप फरमा रही हो कि आपके एक्सपीरियंस में और लोग कहते हैं कि नहीं हमारे पास ही आएँ। इसके बहुत सारे अवामिल हैं, जिसमें
कुछ इंसानी खसलतें हैं, कुछ मार्केटिंग की खसलतें हैं और कुछ बाकी चीज़ें हैं। सो इस वजह से वो हमारा पाकिस्तान में बड़ा अजीब-सा कांसेप्ट है मरीज़ को अपने पास रखना। सो मरीज़ को दैट अपने इज़ द पास थिंग। रखना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा एक डॉक्टर साहब एक बड़ा मिसकंसेप्शन है या आप उसको क्लियर कर दीजिए तो बहुत मेहरबानी होगी और वो ये है कि लोग ये कहते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना क्योंकि वो दवाई देंगे और वो दवाई की आपको एडिक्शन हो जाएगी, लत पड़ जाएगी, आपकी वो दवाइयाँ तमाम उम्र चलती रहेंगी, उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वेट गेन हो जाएगा और मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स एमनीज़िया हो सकता है। आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? ये भी एक वजह है लैक ऑफ अवेयरनेस यानी मालूमात का ना होना और उसके बारे में मिथ्स डेवलप हो जाना जिसकी वजह से बड़े ऑब्स्टिकल्स आते हैं अपनी ज़हनी सेहत के हवाले से लोगों को जब वो चाहते हैं कि क्या किया जाए इसके लिए तो उनके पास इन्हीं वजूहात की वजह से बड़े मसाइल होते हैं वो बड़ी देर बाद वो पहुंचते हैं उनको बड़े मसाइल हो जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास और एक प्रॉपर इलाज ये सारी बातें कुछ हद तक ठीक भी हैं लेकिन एग्जेजरेशन हो जाती है दवाइयाँ जो हैं वो हमेशा किसी भी फील्ड में चाहे वो मेडिकल की कोई भी फील्ड हो मुदल्लिल तहकीक के बाद एक प्रॉपर ट्रायल्स के बाद गाइडलाइंस बनती हैं हर बीमारी के बारे में रिसर्च होती है एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट के गाइडलाइंस बनते हैं पूरी दुनिया में और उसी को फॉलो किया जाता है जिसकी सो हमारी जो दवाइयाँ हैं जी हाँ साइकोट्रॉपिक्स हैं पहले ज़माने में तो अजीब अजीब तरीके होते थे ये भी एक मसला है जिस सो इट्स अ डेवलपिंग इवॉल्विंग फील्ड और जो अभी 1960s में हमारे पास मतलब एसएसआरआईज आ गए उससे पहले जिस किस्म की हम एंटी डिप्रेसेंट्स देते थे तो उसमें बिल्कुल गुलूदगी ज़्यादा होती थी और बहुत सारे मतलब साइड इफ़ेक्ट्स भी आते रहते थे और इसी वजूहात की बिना पर हमारे जो साइंसदान हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो फार्माकोलॉजिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो रिसर्च करते-करते अभी बड़ी बहुत अच्छी इन्हीं साइड इफ़ेक्ट्स को मद्देनज़र रखकर और इससे छुटकारा हासिल करने के लिए बड़ी नई-नई दवाइयाँ, बड़ी नई-नई इजादात, बड़े नए-नए गाइडलाइंस आ गए हैं। तो एक तो सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खानी होती, मिथ है। ये सिर्फ सुलाती नहीं है, मिथ है। हाँ, इसमें कुछ क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं, जिसमें सिडेशन होती है और उसको एक ख़ास मिकदार में जो कि मरीज़ की बीमारी की नौइयत और उसकी सेवेरिटी, उसकी मतलब कितनी शिद्दत है, उसको मद्देनज़र रखकर एक ख़ास दौरानिये तक कंटिन्यू रखी जाती हैं। तमाम जो जितने भी सेडेटिव्स हैं, वो ज़्यादा देर तक वैसे भी नहीं दिए जाते और ना होते हैं। सो पूरी किस्म की तमाम इंफॉर्मेशनल केयर जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस है जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं सो सारी ज़िंदगी नहीं खानी होती ये सिर्फ सुलाने वाली दवाइयाँ नहीं होती हाँ कुछ हैं दवाइयाँ जिसमें सुलाने जो कुछ देर के लिए दी जाती हैं और वो मरीज के बेनिफिट को मद्देनजर रखकर जो उसके लिए हमारे पास एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस होती हैं उसी को फॉलो किया जाता है सो दिस इज हाउ वी डू सो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लोग ऐसे ही कहते हैं इसी वजह से वो देर हो जाती है उनको हेल्प लेने में और वो और कॉम्प्लिकेशंस बन जाती हैं सोशली भी साइकोलॉजिकली भी सो बायोलॉजिकल हमारे पास जो दवाइयों के सिलसिले में ये मिथ्स हैं कि सारी उम्र लगा देते हैं हमारे क्रॉनिक इलनेसेस अगर आप देखें तो ज्यादातर ऐसे ही हैं शुगर का बीमार अगर होगा तो वो दवाई खाएगा तो कंट्रोल में रहेगा उसकी शुगर ब्लड प्रेशर की दवाई मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी है दवाई खाएगा तो कंट्रोल में रहेगा आर्थराइटिस है एनक हम लगा देते हैं 8-8 10-10 साल मुख्तलिफ फ्रेम्स लगा के सब कुछ कर रहे हैं लेकिन नहीं जी दवाई जो है सो बहुत सारी बीमारियों में हमारी खास किस्म का दौरानिया मुतय्यन किया गया है उस वक्त तक ही दवाई दी जाती है सारी उम्र नहीं दी जाती
जिस तरह शुगर की बीमारी में सारी उम्र दी जाती है जब तक हैं, कंट्रोल करने के लिए ब्लड प्रेशर, थायराइड की बीमारी, बाकी जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं, तो हमारे मैक्सिमम 2 साल, 5 साल बीमारी की नोयत को मद्देनज़र रखकर। और वैसे भी सारी डॉक्टर उम्र साहब आपके पास तो जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स आते हैं, वो आते भी तब होंगे जब पानी सर से गुज़र चुका होता होगा। जी हाँ, और इस पे बड़ी अच्छी पाथवेज़ टू केयर की जितनी भी रिसर्चेज़ हैं, हमारे जो लोअर एंड मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं, उसमें जो एवरेज निकाला गया है, तो बीमारी नफ्सियाती अमराज़ की बीमारी शुरू होके और एक स्पेशलिस्ट केयर पहुँचने के लिए मरीज़ को 6 से 8 साल लग जाते हैं। सो वो 6 से 8 साल जो उसका होता है, वो तकरीबन ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड इलनेस होती है। तो वो अच्छा। कभी हाँ, सो ये तहकीक से मतलब हमारी जो और ये हर जगह है, ये हमारी लोअर एंड एवरेज वैसे हर पूरी दुनिया में 2 से 3 साल सबको लग जाते हैं आपके मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में भी और ऑलमोस्ट सो एवरेज इज़ लाइक दिस और दिस इज़ अ वेरी हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर मरीज़ को क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं। आपने जो जैसे कहा कि पानी सर के ऊपर से गुज़र चुका होता है। जी। सो दैट ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड इलनेस वो दौरानिया जिसमें बीमारी की अलामात आई और मरीज़ का किसी डॉक्टर के पास पहुँचने में जितना टाइम कम से कम होता है, उतनी ही मरीज़ की बीमारी की प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, उतना ही उसका इलाज बेहतर तरीके से हो सकता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि और उसमें भी वही चीज़ें आ जाती हैं कि स्टिग्मेटाइजिंग, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ परसेप्शन, अजीब-अजीब लोगों ने मिथ्स बनाए होते हैं कि भैया ये यू शुड स्नैप आउट ऑफ इट, आप खुद इससे निकलो। तो वो ब्लेम गेम आ जाती है, मरीज़ समझ रहा होता है कि पता नहीं ये मेरी वज़ह से हो रहा है, मैं ही ये मैं सो दिस इज़ और वो उसको कह रहे होते हैं, वो घर वाले बेचारे अपनी कंसर्न्ड होते हैं, वो इसी वज़ह से कह रहे होते हैं कि शायद लेकिन नोबडी आस्क्स किसी को ये नहीं कहा जाता कि आप अपने शुगर से स्नैप आउट ऑफ योर diabetic condition or snap out बिल्कुल, of your uh, चेस्ट इन्फेक्शन मतलब अपनी ओहो क्या क्यों खांस रहे हो यार ये खांसना बंद कर तो बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। ये आपने वैसे बहुत इंटरेस्टिंग बात की है और ये सवाल वैसे मैंने पूछना तो बाद में था, लेकिन क्योंकि अब इसका ज़िक्र आ गया है, तो मैं ये सवाल अभी पूछूँगी और वो ये है कि ज़्यादातर लोगों को जो हमारे इर्द-गिर्द क्योंकि बहुत मेंटल हेल्थ पेशेंट्स एग्ज़िस्ट करते हैं और आपने देखा होगा कि नई जनरेशन में तो अवेयरनेस भी आ रही है। उनको आइडिया भी होने लग गया है कि इट इज़ अ मेंटल हेल्थ इश्यू, ये मैं कोई बिला वजह ये नहीं है कि मैं कोई नाशुक्री कर रही हूँ या देयर इज़ समथिंग लाइक दैट। तो ये जो कहा जाता है कि जी स्नैप आउट ऑफ इट और इसके बारे में सोचना छोड़ दो और पॉजिटिव सोचो और फिर ये है कि ये भी कहा जाता है कि मज़हब से दूरी है जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। क्या आपको लगता है कि मरीज़ के बस में ये सब कुछ होता? नहीं और यही यानी उसको मतलब विक्टिम ब्लेमिंग का जो आजकल जो बहुत सो वो उसको ब्लेम कर रहे होते हैं कि शायद ये तुम्हारी वजह से ही इट यानी इस जो मरीज इसका जो असर लेता है वो यही लेता है कि मुझे ही ब्लेम किया जा रहा है हुँ, अ, मुझे ही कसूरवार ठहराया जा रहा है इन सारी चीज़ों का। हालाँकि ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए और इसी वजह से ही वो फिर मरीज़ों का मसाइल बढ़ते रहते हैं, इसमें कमी नहीं आती इन बातों से। सो नहीं, वो खुद नहीं निकल सकते, हुँ, इसकी बायोलॉजिकल रीज़न्स होती हैं और उस बायोलॉजिकल रीज़न्स में मुख्तलिफ़ कीमियाई मवाद होते हैं हमारे बदन में, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होती हैं बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो कि इन्वॉल्व हो जाते हैं, न्यूरोनल एक्टिविटीज़ होती हैं रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, न्यूरोट्रांसमिटर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये मैं वैसे ही मेडिकल टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ लेकिन समझाने के लिए कि इसके बायोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स होती हैं। सो जिस तरह जब तक बैक्टीरिया नहीं निकलता बदन से तब तक नहीं निकलता, बुखार नहीं जाता काइंड ऑफ सो उसके लिए दवाई देंगे आप तो तभी वो बेहतर तरीके से उसका सामना किया जा सकता है। सो इस वजह से ये कहना मरीज़ को
एक तो साइकियाट्रिक इलनेसेस के स्टिग्मा में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा कराया जाता है इस वजह से, बाकी और इसमें बहुत मसाइल हैं, ये सिर्फ़ जनरलाइज़ बहुत बड़ा मसला है। इवन हमारे बड़े-बड़े डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स, आपने तो फरमाया कि हमारी नई जनरेशन अब अवेयर है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। अभी भी आप जैसे लोगों को इस किस्म के और एक्टिविटीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। इस किस्म के जो आप कर रही हो, दिस इज़ रियली मतलब बहुत ज़रूरी है फॉर अवेयरनेस, फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि भैया अभी भी बहुत काम है। ऐसे नहीं है कि हमारी नई जनरेशन को सब चीज़ों का पता है, वो अभी भी यही समझते हैं उनको, क्योंकि एक पीछे से एक जनरेशन है जो कि उनको यही कह रही होती है। वो फिर समझते हैं कि ऐसे ही है शायद कि मेरी दीन से दूरी है, मेरे अपने रिलिजन से दूरी है, मुझ में कोई ख़ास कमी है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब कह रहे हैं कि तुम निकल सकते हो, देखो उसको देखो वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रही हैं, उसको देखो वो तो ऐसी हो रही थी लेकिन ऐसे हो गया था। एक इंडिविजुअलिटी का एहसास हर इंसान का मुख्तलिफ एक शख्सियत का होना, एक डिजीज़ टॉलरेंस का होना, दिस इज़ अ वेरी गुड कांसेप्ट आजकल आया, डिजीज़ टॉलरेंस। हर कोई मतलब अगेन मैं बड़ी आम सी एग्ज़ाम्पल्स दे रहा हूँ। तमाम लोग चीनी खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं, लेकिन हर एक को तो शुगर नहीं होती। ठीक बिल्कुल। है ना जी? तमाम लोग बड़ी मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, नमक बड़ा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाइपरटेंशन या दिल की बीमारी उनको नहीं होती, लेकिन ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन हो जाती हैं। देयर इज़ अ डिज़ीज़ टॉलरेंस इन एवरीवन। अभी देखा हमने नए इसी जो कोविड का मसला चल रहा है, बहुत सारे मरीज़ अचानक कोलैप्स हो जाते हैं, कुछ लोग ठीक हो जाते हैं। देयर इज़ अ डिज़ीज़ टॉलरेंस इन एवरी बॉडी, हर जिस्म मुख्तलिफ होता है, हर दिमाग मुख्तलिफ होता है, हर एक की बैकग्राउंड, इम्यूनिटी मुख्तलिफ होती है। स्नैप आउट ऑफ इट बहुत ही मरीज़ के लिए तकलीफ़देह होता है, और ऐसे करने से मरीज़ की परेशानियाँ और उसकी मर्ज़ में इज़ाफ़ा होता है, बजाय इसके कि आप उसके लिए भला कर रहे हो। शायद लोग आपका कंसर्न, वी शुड नॉट डाउट कि वो उनको कह रहे हैं तो बिकॉज़ दे डोंट नो, उनको पता नहीं है। इस तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो, उनको पता चले कि नहीं, ये खुद नहीं निकल सकते, तो तभी फ़ायदा होगा। बहुत सारे मेडिकल हमारे डॉक्टर्स, जैसे मैं कह रहा था, नहीं पता उनको। बहुत सारे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स, उनको अंदाज़ा नहीं होता, अपने स्टूडेंट को कह रहे होते हैं, "नहीं, नहीं, 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 छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या हो रहा है?" हुँ। बहुत काम की ज़रूरत है इसमें। डॉक्टर साहब, आपने एक बात अभी की थी अबाउट द कंट्रीज़ व्हिच आर डेवलपिंग, व्हिच आर लो इनकम कंट्रीज़। अ, मैंने शुरू से ही, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि मैं ऑस्ट्रेलिया तो अब आई हूँ, सारी उम्र तो पाकिस्तान में गुज़ारी थी, और हमेशा एक वेस्ट के बारे में एक स्टेरियोटाइप हम सुनते थे, और वो ये था कि वहाँ पे बड़े डिप्रेशन के अमराज़ हैं, वहाँ पर लोगों के बहुत ज़हनी अमराज़ हैं, पाकिस्तान में इस तरह नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा फैमिली सिस्टम और हमारा वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते ही नहीं हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की कमी है, और हमारा जो हम जिसे एक ग्लोरीफाई करते हैं अपना फैमिली सिस्टम और अपना वैल्यू सिस्टम, क्या उसका कुछ किरदार है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगेन इसको मैं कहूँगा कि मिथ है, रूमर है, तमाम बीमारियाँ तकरीबन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और इसका ताल्लुक, हाँ, तमाम बीमारियों के पैदा करने में और तमाम बीमारियों को मेंटेन रखने में और इलाज में, जिस तरह बायोलॉजिकल रीज़न्स होती हैं, इस तरह साइकोलॉजिकल और सोशल कॉजेज़ भी होती हैं, जिसमें हमारा आपने फरमाया कि सोशल फैमिली सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम, हुँ, उसके प्लस भी हैं और माइनस भी हैं। हुँ, उसकी अच्छाइयाँ भी हैं और उसके अच्छे खासी मतलब प्रॉब्लम्स भी हैं, हुँ, और जो कि सबको पता होता है। मतलब सास और बहू के मसाइल मेरे ख़्याल में शायद इतने अमेरिका में ना हो जितने यहाँ हो, हुँ, या भाइयों के आपस के हमारे
जायदाद के मसाइल जी, और बहनों की शादियों के मसाइल और मतलब फूफियों के तानों के मसाइल और बिल्कुल। खाला को चाय का कप ना देने के बाद जो एक मसला होता है उसके जी, मसाइल। सो देयर आर मेनी देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट। और मेरे ख्याल में बैलेंस ज़रूरी। सो ये मिथ है कि वहाँ ये वजह है कि वहाँ सोशल ऐसे नहीं है कि सोशल सिस्टम और वहाँ का फैमिली सिस्टम इतना वो नहीं है। दे आर रियलिस्टिक लोग हैं, वो भी अपनी फैमिली का बड़ा ख़्याल रखते हैं, तमाम जितने भी इंसान हैं। यहाँ तो कुछ ख़्याल ज़्यादा और कम और कुछ अजीब सा ही खिचड़ी बन जाती है, वहाँ कम से कम खिचड़ी नहीं बनती इन नहीं बन चीज़ों सकते। की। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ये सो रियलिस्ट मिथ्स तो मिथ बहुत ही होते है। हैं। जी, जी, सो ये हाँ, क्रिसमस पे सब मिलने जाते हैं, अपने अम्मा-अब्बा का ख़्याल रखते हैं, अपनी बेगमात से अच्छा ख़ासा डरते हैं, बाहर वाले भी। सो एब्सोल्यूटली लाइक दे सो ऐसे नहीं हम कि बहुत बड़ा ही अजीब अज़ीम-ओ-शान। यहाँ वी आस्क दिस क्वेश्चन, ये हमारे लिए बड़ा पर्टिनेंट होता है इन हिस्ट्री के भैया न्यूक्लियर फैमिली है कि जॉइंट फैमिली है। सो जॉइंट फैमिली के जहाँ अच्छाइयाँ हैं, वहाँ और बड़े मसाइल भी होते हैं। हाई एक्सप्रेस्ड इमोशंस अच्छा खासा अमल दखल होता है मेंटल हेल्थ पर, और हमारे इन्हीं की वजह से कभी-कभी बड़े हाई एक्सप्रेस्ड इमोशंस हो जाते हैं। सो कुछ बीमारों को हम फिर कहते हैं कि अपनी फैमिली से कुछ टाइम अलग करके गुज़ारें ताकि इस किस्म के हाई एक्सप्रेस्ड इमोशंस जो हैं, हाय! ये क्या हो गया? हाय, हाय, हाय! ये क्या कर दिया? मतलब सब हाँ, इसके प्लस भी हैं, माइनस भी हैं, सब ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही हमारे पास स्ट्रेंथ है और वो है, इट कुड बी अ वीकनेस एज़ वेल। ये आपने वैसे बहुत बड़ी मिथ है जो बस्ट की है एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी रियली एनलाइटनिंग फॉर द ऑडियंसेस कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं हैं और ऐसा नहीं है कि वो फैमिली सिस्टम जिसको हम इतना ग्लोरीफाई करते हैं उसके सिर्फ फ़वाइद ही हैं। हर तरह के हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। अच्छा एक और सवाल जो कि जो हमसे पहले की जनरेशन है, हमारे वालिदैन की जनरेशन है, वो ये बात काफ़ी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम लोगों के इस तरह के मसले होना शुरू हो गए हैं, डिप्रेशन के, एंग्ज़ायटी के क्योंकि तुम लोगों का लाइफ़स्टाइल डिफरेंट है, हुँ, हुँ। हमारे मुकाबले में। कि ज़ाहिर-सी बात है अब ज़रा पाकिस्तान में वेस्ट में तो ख़ैर इस तरह नहीं है, यहाँ पे तो आपको काफ़ी यू हैव टू बी ऑन द मूव ऑल टाइम। लेकिन ये है कि ज़रा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया है, आपका खाना-पीना की आदतें बदल चुकी हैं वक़्त के साथ-साथ। क्या इसका कुछ अमल दखल है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में? जी हाँ, अमल दखल तो होता है और हर ऐज के अपने चैलेंजेज़ होते हैं, हर ईरा में नई-नई चीज़ें होती हैं जिसके साथ एडजस्ट होना, एक एडजस्टमेंट का प्रोसेस होना और सबका। सो ऐसे ब्लैंकेट वो कर देना कि ह वो जनरेशन हमारी जो हमसे पहले है या हम भी अब पुरानी जनरेशन में ही आ गए हैं कि बहुत अच्छे थे और हमसे बाद वाले जो नए बैठे जी, रहते जी, हैं। नहीं, बिल्कुल। नहीं, नहीं। दे आर एक्टिव एज़ वेल, और हम अपनी जो हमारी या हमसे पहले वालों की जितनी एक्टिविटी का सर्कल होता था और जिस तरह वो उन्हीं उस एज के रिलेटेड जितनी फैसिलिटीज़ और जितनी चीज़ें थी उसके मुताबिक वो कर लेते थे। और मेरे ख़्याल में अगेन मतलब बहुत सारे लोग शायद 100 साल पहले हार्ट अटैक से मरते होंगे, लेकिन पता नहीं होता होगा कि यार ये हार्ट अटैक से मरे। जी, सो बिल्कुल। हार्ट अटैक्स पहले भी आती होंगी, मतलब बहुत सारे लोग किसी और बीमारी से शायद वफ़ात पाते होंगे जिनका अब तक हमें पता चल रहा होगा कि शायद ये वो था। सो हमारे दादा या दादा से दादा पहले नहीं, वो बड़े अच्छे थे और वो ऐसे ही बस बैठे-बैठे बड़ी ज़बरदस्त उम्र गुज़ारी और देखो बस अचानक मतलब वो इतने आराम से अल्लाह को प्यारे हो गए, हमें पता ही नहीं चला, और ये क्या अजीब-अजीब बीमारियाँ आ गई हैं और नई ऐज है और इनका ये है। नहीं, इट्स सो है, हर एज के अपने चैलेंजेस होते हैं, हर पीढ़ा के अपने मसाइल होते हैं, लेकिन ऐसी ब्लैंकेट वो कर देना कि हमारे ही जनरेशन और इस जनरेशन के बड़े वो हैं और ये बैठे रहते हैं और ये करते हैं, वो करते हैं। सो एवरीथिंग नीड्स टू बी बैलेंस्ड आउट। हमारा बड़ा बायस होता है हर चीज़ में। हम होलिस्टिक अप्रोच रखने में बड़ा हमें परेशानी होती है।
हम जब स्टूडेंट्स होते थे तो बहुत कुछ करते रहते थे, बहुत कुछ मतलब, लेकिन जब हम अब टीचर्स बन गए हैं तो ये स्टूडेंट ऐसा है, ये वैसे, ये बैठे रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, और हम खुद कैफे में बैठे होते थे भैया। खुद मतलब उनको भूला होता है। सो नहीं, नहीं इनको समझ नहीं आ रही। सो दिस इज़ हालाँकि हमारे अगर बड़े-बूढ़े देखें तो उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें, वो भी गम से गुज़रे होंगे, वो भी कभी रोए होंगे, कभी हँसे होंगे, कभी उछले होंगे, कूदे होंगे। उन्होंने भी कभी सिनेमा का टिकट में लाइन में खड़े हो गए, हम अब नेटफ्लिक्स वाले कर लेते हैं यहाँ, सो वो सिनेमा चले गए होंगे, या कुछ सर्कस देखने चले गए होंगे, या किसी मस्जिद में कोई आया होगा, उनकी बात सुनने चले होंगे गए होंगे। सो देयर आर लाइक हर एज के अपने उसके मुताबिक एडजस्टमेंट होती रहती है। और अब अवेयरनेस ज़्यादा थोड़ी सी मतलब चीज़ों के बारे में ज़्यादा है। सो इस वजह से इंफॉर्मेशन लोगों के पास, मतलब अगर अवेयरनेस ना हो तो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। सो उनको अपने कंफर्मेशन बायस के लिए उनको कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है कि हाँ, तो देखो मैंने देखी थी ये टिकटॉक की वीडियो, तो उसमें ऐसे था, या फेसबुक पे मैंने ये देखा था तो ऐसे था, देखो। सो दिस इज़ हाउ, या जियो के प्रोग्राम में मतलब बात करते हुए किसी ने कह दिया था, या किसी और चैनल पे बात करते हुए। सो दिस इंफॉर्मेशन विदाउट, सो इस वजह से शायद वो समझते हों कि ये सारे मसाइल अब हम में ज़्यादा हैं। सो इट्स बिकॉज़ ऑफ नाउ पीपल आर मोर इन्फॉर्म्ड अ लिटिल बिट, दैट्स व्हाई। जी, वक़्त के साथ-साथ अवेयरनेस बढ़ चुकी है और जब आपके पास अवेयरनेस आती है, जब आपके पास शऊर आता है, तो आपको अपने मसाइल का इदराक भी ज़्यादा होता है। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्योंकि आप माशाल्लाह कुछ अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी एक बड़ी सक्सेसफुल प्रैक्टिस है, फिर आप स्टूडेंट्स के साथ भी डील करते हैं। तो आपका हुँ। एक दोनों किस्म का पर्सपेक्टिव है, प्रैक्टिस एंड टीचिंग। डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में ऐज और जेंडर का कुछ अमल दखल है कि क्या लड़कियों में ये मसाइल ज़्यादा हैं मर्दों की निस्बत? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नहीं, हाँ, कुछ बीमारियाँ हैं जो रिसर्च के मुताबिक उनकी प्रिवेलेंस ख़वातीन में और मर्दों का थोड़ा-सा 2 और 1 और 1 और 2 का होता है। हुँ, हुँ। बहुत अच्छा सवाल। एक सबसे रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि इवन लोअर एंड मिडल इनकम कंट्रीज़ में भी जो ख़वातीन होती हैं, हुँ, हुँ। वो ज़्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में वो करके अपना हेल्प सीक करती हैं। अभी भी सब मैं कहता हूँ कि ये शायद ख़वातीन में करेज ज़्यादा है। इट्स दे आर मोर करेजियस, दे आर मोर ब्रेव, दे आर मोर सो इट्स सो एक पहुँचना उन वो ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड, दे आर मोर अवेयर ऑफ देयर इमोशंस बजाय बजाय हम मर्दों के। सो वो इमोशंस और उसका फिर कनेक्शन थॉट्स, और फिर उस थॉट्स का बिहेवियर पे जो असर होता है, क्योंकि उन्होंने घर को सँभालना होता है, उन्होंने भाइयों को सँभालना होता है, माँ-बाप को सँभालना होता है, बच्चों को सँभालना होता है, हस्बैंड और बाकी सारी चीज़ें। सो ऐज और जेंडर, हाँ, कुछ बीमारियाँ हैं जो कि ओल्ड एज में आती हैं, कुछ बीमारियाँ हैं जो कि मिडल एज रिलेटेड होती हैं, कुछ बीमारियाँ हमारी ऐसी हैं जो कि हमारे पास एज ग्रुप्स आइडेंटिफाइड हैं कि इस एज में ज़्यादा इसकी कॉज़। सो देन वी कैन, अगर किसी उसी सिम्पटम्स के साथ किसी और एज ग्रुप में आ जाए, देन वी थिंक कि अच्छा यार, ऐसे तो हमारे पास एज का कट ऑफ वो है, तो इस एज में कैसे देन डिफरेंशियल्स बनते हैं। दिस इज़ ऑल एकेडमिक रीज़न्स के लिए। ओके। सो मुख्तलिफ, और फिर हर एज, और जिस तरह पर्सनैलिटी की थ्योरीज़ हैं, सो हर एज के अपने कुछ नीड्स होती हैं, और कुछ अपनी टास्क्स होते हैं जो कि उस ख़ास एज में उसको पूरा करना और उस टास्क को मुकम्मल करना, अगर वो ना हो तो आगे क्या फिक्सेशंस बनती हैं, उससे क्या मसाइल बनते हैं, दैट इज़ अनदर मतलब। सो हर जिस तरह हर ईरा के चैलेंजेस होते हैं, इसी तरह हर एज ग्रुप के अपने चैलेंजेस होते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ ज़हनी मसाइल उस एज से रिलेटेड होते हैं। और ख़वातीन और मर्दों का ये है कि इसकी सबसे बेसिक वजह मेरे ख़्याल में, बिकॉज़ दे सीक, वो ट्रीटमेंट के लिए आती हैं, दे सीक अच्छा। ट्रीटमेंट, दे आर मोर अवेयर। सो हमारे ये जो मर्द हज़रात हैं, ये थोड़े से मतलब ऐसे भी अ, वही आप के पता नहीं, शायद
दीन से दूरी है या कुछ मतलब स्नैप आउट कर सकते हैं हम, और हम तो बड़े बहादुर लोग हैं, हमसे इससे निकल आएंगे काइंड ऑफ, सो वो लेट होता रहता है। तो रिसर्च में ये है कि ख़वातीन कुछ बीमारियां जिस तरह कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं जो कि ख़वातीन में थोड़ी सी ज़्यादा रिसर्च से साबित हुआ है। बाकी चाइल्डहुड की अपनी इलनेसेस हैं, एडल्ट के अपने कुछ मसाइल हैं, ओल्ड एज के अपने मसाइल हैं। लेकिन ख़वातीन हमारी बहादुर हैं और इसी वजह से वो वो अपने, दे आर मोर अवेयर ऑफ देयर इमोशंस, दे आर, उनकी ईक्यू ज़्यादा है हमारी ख़वातीन की, बल्कि ईक्यू तमाम ख़वातीन की ज़्यादा है। Dr. Saab, I think women would be really happy to listen this coming from a mental health expert. और एक और चीज़ जो मुझे फील होती है, अगेन a layman perspective on this, वो ये है कि ख़वातीन में असल में बिकॉज़ मेंटल हेल्थ को एक वल्नरेबल मसला समझा जाता है। ये एक अपनी एक कुछ लाइक जिस तरह आपको एक बीमारी होती है, आपको एक जिस्मानी बीमारी होती है, आपकी बॉडी उससे कोप नहीं कर पा रही है। आपका एक मेंटल हेल्थ इश्यू है, तो वो भी वही है कि आपकी बॉडी, आपका दिमाग कोप नहीं कर पा रहा उससे। तो औरतें इस चीज़ को मानने में शर्म महसूस नहीं करती। मुझे लगता है कि आदमियों को हमने शुरू से इतना सप्रेस किया हुआ है कि तुम तो बस, ना तुमने कभी रोना है, ना तुमने किसी भी किस्म की अपनी कोई भी वीकनेस ज़ाहिर करनी है, तो शायद उनको ये भी लगता है कि ये एक कमज़ोरी है जिसको अगर हम मान लेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। एग्जैक्टली और इसी शर्म और शेम की वजह से वो लगे रहते हैं और वो और मसाइल में उलझते जाते हैं। बाकी इनकॉम्पिटेंसीज का बड़ा अमल दखल होता है क्योंकि हमारी साइकेट्री के जितने भी फिर अगर लेबल कर दिया जाए वो तो समझते हैं कि इनकॉम्पिटेंट है, ये जजमेंट सही तरीके से नहीं कर सकते, ये सही तरीके से रैशनली चीज़ों को असेस नहीं कर सकते। तो मर्द ये वाला इस हिस्से पे भी अच्छा फिर लोग कहेंगे कि यार ये तो पागल है, इसकी बात क्या सुननी है, या ये तो बीमार है, इसको छोड़ दो। दिस इज व्हाट आवर सोसाइटी डील हाउ टू, मतलब ऐसे हमारे मुआशरा उनके साथ कास्ट आउट कर देते हैं। नौकरियां, नौकरियों में लेजिस्लेशन में उनके लिए अलग अलग से फिर एक चीजें हो जाती हैं विच इज मोर स्टिग्मेटाइजिंग। और इसी वजह से मतलब शेम और गिल्ट की वजह से वो अपने आप को रोके रखते हैं। उनकी फैमिली उनकी बीमारी को छुपाती रहती है। यहाँ इतनी सारी मतलब सुसाइड्स हो जाती हैं लेकिन वो बताते नहीं हैं कि सुसाइड है। इमरजेंसी में मरीज सेल्फ हार्म या और मसाइल के साथ आए होते हैं लेकिन वो डॉक्टर को अलग किस्म का बता रहे होते हैं। वो डॉक्टर की भी ट्रेनिंग सही तरीके से नहीं होती, सो वो भी गेस नहीं कर पा रहा होता साइकेट्री के यार कि साइकेट्री के मसाइल और मेंटल हेल्थ के मसाइल हैं। तो वो अपने तरीकों से उनको अपना मतलब पूरा का पूरा हकीमाना नुस्खा दे रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल और वो इन्फ्यूजन दे दो और वो दे दो और ये हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो। सो इट्स सिचुएशन काफी इस वजह से इंफॉर्मेशन है लेकिन अवेयरनेस की वजह से और ये बहुत सारे मसाइल इनकॉम्पिटेंसी का अनसर्टेनिटी का वो सिचुएशन। सो मर्द हजरात तो दुनिया को चलाना चाहते हैं, कहते हैं कि फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमसे हक छीन लिया जाएगा दुनिया को चलाने का। I'm making it very humorous, ये मेरे सारे दोस्त परेशान हो जाएंगे लेकिन this is how it is। ऐसे ही है। जी, अच्छा, अब डॉक्टर साहब, हमने स्टिग्मा के बारे में, आपका अपना एक्सपीरियंस भी है कि स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ से मुतालिक। हम इस चीज़ को जितना भी व्हाइट वॉश करें, हम जितना भी शुगर कोट करें कि नहीं जी अब बहुत अवेयरनेस आ गई है, अब लोग जा रहे हैं, लेकिन एक स्टिग्मा है। और हत्ता कि जो पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं, वहाँ पर भी ये स्टिग्मा है कि सपोज़ अगर एक लड़की को मेंटल हेल्थ इश्यू होता है, तो कहा जाता है कि किसी को मत बताना, रिश्ते में मसला होगा। लड़के का मेंटल हेल्थ इश्यू होता है तो उसको भी हम छुपाते हैं। तो आप अगर हमें एक ये सजेशन दें कि हमें एक मुआशरे के तौर पर क्या करना चाहिए इस स्टिग्मा को खत्म करने के लिए, हम आम लोगों को? आम लोगों को इस पे बहुत सारा काम हमारे हमसे पहले हमारे सीनियर साइकियाट्रिस्ट, हम सीनियर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, बड़ी अजीम शान साइकोलॉजिस्ट बहुत कह कह के थक गए हैं। हम अभी तक कोरोना को नहीं मान रहे, तो मतलब जो कि पूरी दुनिया उससे मर रही है, हम उसको कह रहे हैं कि नहीं 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 कोई नहीं। मतलब हम अभी तक पोलियो इरेडिकेट नहीं कर पाए अपनी मुल्क से। मतलब पोलियो नई 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 कतरे नहीं पिलाने, वो बेचारों को जी। गोलियां मार रहे होते हैं जो पोलियो के कतरे पिला रहे होते हैं।
अभी तक आप देख रही होंगी बड़े फेसबुक के फीड पे अजीब सा ये नुस्खा या ये बाबा जी के पास चले जाएं तो आपकी गुर्दे की पथरी निकल आएगी। सो गुर्दे की पथरी के लिए तब अवेयरनेस का बड़ा मसला है। सो गुर्दे की पथरी निकालने के लिए भी बाबा साहब कुछ हाथ वाथ रखते हैं या कुछ और कर लेते हैं और निकल जाती है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेंटल इलनेसेस, हमारी बहुत सारी चीजें के बारे में वो सब बहुत सारी सजेशंस हैं, वही कि अवेयरनेस पहला पैदा करना, ट्रेन करना लोगों को, बच्चों के करिकुलम में मेंटल हेल्थ के बारे में चीजें पहले से इनकलकेट करना। और ये तो बच्चों का करिकुलम है। पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मी बीइंग, जब हम थे मेडिकल कॉलेज में 99 से लेकर 2001, 2002, 2003, इवन मतलब मिलेनियम के उस पे हम कभी साइकेट्री के बारे में हमें इतना नहीं पढ़ाया गया। हमारी साइकेट्री की क्लर्कशिप नहीं होती थी इन आवर मेडिकल स्कूल, बीइंग इन अ मेडिकल स्कूल। जी हाँ, हाउस जॉब में पता चला कि अच्छा खैबर टीचिंग हॉस्पिटल, जहाँ से खैबर मेडिकल कॉलेज, वहाँ में मतलब एक साइकेट्री का वार्ड भी है। अच्छा साइकेट्री का वार्ड भी है। लाइक दिस वाज हाउ, मतलब अभी तक यहाँ पंजाब में और बिहेवियरल साइंसेस बड़ी मुश्किल से 10 साल हो गए हैं कि मेडिकल स्कूल के बच्चों में आपको पढ़ाने के लिए आ गया है। अभी तक केपीके में बिहेवियरल साइंसेस करिकुलम में है नहीं। अभी तक साइकेट्री के बारे में मतलब स्पेसिफिक क्लर्कशिप क्या आपने इस ईयर में इतने हफ्ते आपने साइकेट्री की क्लर्कशिप करनी है। पाकिस्तान में मैं देख रहा था मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मतलब अफ्रीकन कंट्रीज से कम टाइम हम देते हैं। जस्ट मतलब आप जस्ट इमेजिन, युगांडा में मतलब मेरे ख्याल में 1 महीना देते हैं, हम यहाँ मुश्किल से 1 हफ्ता। और फिर अगर आप हम कहें मीटिंग्स में कि भैया 1 हफ्ता आप दे रहे हो हमें, ओहो आप बताओ आपको इतने आवर्स, इतने आवर्स, इतने आवर्स, इतने आवर्स। सो मैं यही कह रहा था कि हम हमारे डॉक्टर्स को कभी कभी कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे उनको नहीं पता होता, इमरजेंसी में डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं, उनको अंदाजा नहीं होता कि कैसे डील करना है इस शेम को, इस गिल्ट को, इस अनसर्टेनिटी को, इसको कैसे कैसे कनेक्ट करना है बॉडी फंक्शंस को माइंड के साथ, और लोगों को समझाना है कि साइकेट्रिक इलनेस हो सकती है और उसकी वजह से। करिकुलम में मेडिकल स्कूल्स में ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना, हमारे बहुत सारे बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट इसी वजह से मुल्क छोड़ के चले जाते हैं कि मतलब क्या है भैया, मतलब यू कैन इमेजिन हमारे अब पाकिस्तानी ओरिजिन साइकेट्रिस्ट तकरीबन अमेरिका में 1400-1500 हैं, 1400 से 1500 तक जस्ट, और यहाँ पाकिस्तान में हार्डली 400 हैं हम साइकेट्रिस्ट, हार्डली। तो जो हम काम कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि भाई मेडिसिन और सर्जरी वाले साइकेट्री डिपार्टमेंट के बारे में क्या बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसे वैसे कर ले हो तो वे शफकत के पास भेज देंगे, क्या कर रहे हो। इट्स स्टिग्मेटाइजिंग लाइक विद एवरीवन एंड दे आर प्रोफेसर्स, ट्रस्ट मी। मतलब आपके मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग आपसे अगर ये सवाल करें कि आप ओह साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फर्क है, आप तो कर रही हो ना, दिस इज एब्सोल्युटली ओके। लेकिन बीइंग अ मेडिकल एजुकेशनिस्ट, पढ़ के मेडिकल आके और आपसे वो पूछें, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। बहुत सारे लोगों को हम कहते हैं कि अच्छा यार साइकेट्री के बारे में थोड़ा सा, नहीं पीडियाट्रिशियन, हम साइकेट्री के बारे में क्यों जाने, नहीं नहीं। गायनेकोलॉजिस्ट के पास मेंटल हेल्थ मतलब ट्रीटमेंट के साथ आके मरीज, और वो कह रहे हैं अच्छा आप साइकेट्री की दवाइयां खा रही हैं, ओहो ये आपको किसने कहा, बंद कर, उधर से रिलैप्स मरीज। सो इट्स वेरी सो पहले तो हम पर काम करना चाहिए। मैं सबसे ज्यादा ये कहता हूँ कि छोड़ दें पब्लिक के बारे में, उसके बारे में, सबसे पहले तो हम मेडिकल स्कूल्स में इस चीज को ठीक कर लें। हम अपने डॉक्टर्स में जो उनकी अवेयरनेस है और उनके जो परसेप्शंस हैं, उनके जो आइडियाज हैं, उनके जो बिलीफ्स हैं साइकेट्री के बारे में, उसको हम मतलब कम से कम मॉड्यूलेट थोड़ा सा तो कर लें, तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट शायद नीचे आ जाए। बाकी दवाइयों के बारे में उनको वो लिख लेंगे, क्योंकि वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों से कमीशन ले रहे होते हैं, तो दवाई लिख देंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि यार ये साइकेट्री का मसला है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, ये है वो है, अपनी तरफ से हाँ ये इस फार्मा कंपनी की दवाई आप ले लो, क्योंकि उसको
चोरी करनी होती है. So that is absolute. So there are many biases, there are many problems, और उसको ओवरकम करने के लिए बहुत काम करने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है मेंटल हेल्थ के बारे में, और बॉडी और माइंड का कनेक्शन समझने में, और लोगों को बताने में कि उसके क्या असरात होते हैं, उसके क्या जिंदगी पे मतलब मुहित बड़े बड़े मसाइल हो सकते हैं, और इसका क्या कनेक्शन है आपकी सोचों का, आपके एहसासात और जज्बात का, और फिर उससे रिजल्टेंट बिहेवियर का. तो होपफुली इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी चीजें. बट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर मेडिकल फ्रेटर्निटी. मैं तो ये फिलहाल तो ये कि वी शुड वर्क ऑन देम फर्स्ट. इसलिए मैंने कहा अभी तो करिकुलम में ही नहीं है, मतलब करिकुलम में ही तो हम कर लें. हमें आर्ट्स के लिए फाइट करनी पड़ती है कि नहीं यार साइकेट्री के बस दे दो दे दो दे दो, इन नहीं साइकेट्री में क्या रखा है. so this is the perception. डॉक्टर साहब, आपकी ये बात बहुत मुझे अच्छी लगी है पर्सनली कि आप जिस क्रिटिसिज्म का आगाज़ करते हैं वो आप अपनी फ्रेटर्निटी और अपने इर्द-गिर्द क्रिटिसिज्म से आगाज़ करते हैं. ना आपने ये कहा कि साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाओ, ना आपने ये कहा कि नहीं भई लोगों को ये करना चाहिए. आपने मेडिकल फ्रेटर्निटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझा. आपका बहुत वक़्त ले लिया है. बस एक आखिरी सवाल, एंड आई एम सॉरी कि आपसे बात ये हुई थी कि थोड़ी देर की पॉडकास्ट होगी, लेकिन आपकी माशाल्लाह इट वाज़ सो इनसाइटफुल, इट वाज़ सो एनलाइटनिंग. आखिरी सवाल है और वो ये है कि जनरल टिप्स जो आप ऑडियंसेस को देना चाहें, अगर किसी का मेंटल हेल्थ इश्यू है, अगर उनको लग रहा है कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम खुद भी आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते कि जो हमारे साथ मसला है, क्या वो वाक़ई क्लिनिकल डिप्रेशन है या फिर क्योंकि ज़िंदगी में और भी बड़े स्ट्रेसेस और भी बहुत कुछ हैं, खुशी, गम जो है, ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है. तो ये कुछ जनरल टिप्स जो आप हमारी ऑडियंसेस को आखिर में देना चाहें? हाँ, वेरी जनरली, मतलब जनरल सा अच्छा किया कि आपने ये सवाल किया. गुड क्वेश्चन. बेस लाइन पे जैसे आपने फरमाया कि सब उदास होते हैं, सब खुश होते हैं, सब में उदासी है, सब में बेचैनी है. इसी तरह बेस लाइन में सबका टेम्परेचर होता है. जैसे जी. थर्मामीटर अभी लेके मैं चेक करूँ तो एक 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हिच इज़ अ नॉर्मल बेस लाइन. सब में एक तपिश, या ब्लड शुगर चेक करें तो अभी रैंडम ब्लड शुगर 180 तक आ जाएगा. सो ओके, देयर इज अ शुगर लेवल है सबका. इस तरह बेस लाइन पे उदासी भी होती है, बेस लाइन पे एंजाइटीज भी होती हैं, खुशी भी होती है. जब ये टेम्परेचर 98.6 पर है तो सब काम कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी उनकी सोशल और ऑक्यूपेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पूरा कर रहे हैं. लेकिन ये जब 100 हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती बिल्कुल. है. तो तपिश है, लेकिन ये जब 100 हो जाए तो वो 100 का उनको पता चल जाता है कि भैया अभी हम एनर्जी लेवल्स कम हो गई हैं, अभी हमें मतलब सीने में दर्द है या खांसी हो रही है, जुकाम है, पेट खराब है, जिसकी वजह से भी बुखार हो रहा हो, जिस इन्फेक्शन की वजह से. सो यहाँ भी ऐसे कि जब उदास परेशान सब होते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये जब बहुत ज्यादा हो जाए, ये जब आपके रोजमर्रा के मामूल में दखल अंदाजी देना शुरू कर ले, आप अपनी जो काम है, टास्क्स हैं, उसको पूरा नहीं कर पा रहे होते, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में उसका मसला आने लगे, आपको अपने इमोशंस पे और अपने बिहेवियर पे आपको लगे कि नाउ इट्स गेटिंग थोड़ा सा मेरे काबू से बाहर जा रहा है और ये इफेक्ट कर रहा है. सो सबकी जजमेंट बड़ी अच्छी होती है. एवरी ह्यूमन बीइंग ये कैपेबल होते हैं. जिस तरह वो बुखार को समझ जाते हैं, जी. जिस तरह वो अपनी दिल की धड़कन को तेज जब हो जाती है तो समझ जाते हैं, जिस तरह कहीं बदन के किसी हिस्से में एक खास नोयत से बढ़कर जब दर्द हो तो फिर समझते हैं कि शायद ये कोई किसी और तरफ का इशारा है. तो इसी तरह ये भी कि जब उदासी, परेशानी, आपकी जो मेंटल सिम्पटम्स हैं, आपके जो अलामात हैं, ये जब एक ख़ास हद से बढ़ जाएँ, आपको तकलीफ़ देने लगें, आपके इर्द-गिर्द के लोगों के लिए वो तकलीफ़ का बायस बनने लगें, और आपके रोज़मर्रा के सोशल और ऑक्यूपेशनल डिक्लाइन आ जाए, एक ख़ास दौरानिये से ज़्यादा हो जाए, सो फिर कोशिश करनी चाहिए कि इसके बारे में किसी मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल से राब्ता करके, और
कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो जाए, आपका मायार ज़िंदगी मुतासिर होने लगे, तो उसको अपने मायार ज़िंदगी के लिए सब कुछ ना कुछ हाथ पैर सबको मानने चाहिए, सबको अपने मायार ज़िंदगी को एक ख़ास ऑप्टिमम लेवल पे रखेंगे, तो सबका मायार बेहतर होगा। सो ये हैं जनरल सी टिप्स, नींद, खाना, भूख, ये सब कुछ इसमें है। कि जैसे बुखार में नींद खराब हो जाती है, भूख नहीं लगती, इसी तरह इन बीमारियों में भी नींद, भूख, ये जब डिस्टर्ब होने लगे, ज़्यादा अरसे तक हो, आप अपने बेहतर होगा कि आप किसी दिमागी और नफ्सियाती अमराज़ के माहिर से राब्ता कर लें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाला। मुझे पता है कि आपके पास एक ही दिन छुट्टी का होता है, वो भी आपने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की इस पॉडकास्ट को दिया। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू फॉर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो शुक्रिया मच। साद शुक्रिया। आप सब लोग भी अल्लाह जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखी, इन सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को अहम समझा। मेंटल हेल्थ को हमारे माशरे में एक स्टिग्मा समझा जाता है। हमारे ज़हनों में इसके बारे में बहुत से स्टेरियोटाइप्स हैं। उनमें से बहुत से स्टेरियोटाइप्स ऐसे हैं जिनका हकीकत से, लॉजिक से, साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो चीज़ें हैं जो हमने अपने दिमाग में बना ली हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट में डॉक्टर शफ़क़त हुमा साहब ने जो हमें बातें बताई हैं, उनसे हमारे ज़हनों पर जो धुंध आई हुई है, उसको छँटने में कुछ मदद मिलेगी। आपसे मुलाकात होगी अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।